तो गाइज डे 41 में हम लोगों ने सीखा था कि वन डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं। ठीक है। डे 42 में हमने पढ़ाया आपको कि वन डी एरे यूज़र इनपुट कैसे होगा और नॉन प्रिमिटिव एरे कैसे बनेगा। बट वो वीडियो करप्ट हो गई गाइस, उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो मैं ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैंने चूंकि दूसरे क्लासेस में ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, तो मैं उन क्लासेस के टॉपिक्स को उठा करके मर्ज कर रहा हूँ, ताकि जो वीडियो करप्ट हुआ है आप उस सेशन को आराम से कवर कर सकें। दूसरी क्लासेस में भी जो दूसरी बैचेस चलती है सेम ही चीज़ पढ़ा है, तो गाइज मैं उसी को यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। ध्यान रहे, डे 42 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो वीडियो करप्ट हो गई उसमें पढ़ा था कि वन डायमेंशनल एरे में यूजर से इनपुट कैसे लें। डे 41 में क्या पढ़ा, वन डी एरे में प्रोग्रामर से कैसे इनपुट लें, फिर वन डी एरे में यूजर इनपुट सीखेंगे। ठीक है। और उसके बाद नॉन प्रिमिटिव एरे, जैसे इंट टाइप का एरे तो आपने बनाया, लेकिन अगर हमें एम्प्लॉय टाइप का एरे बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। तो ये दो टॉपिक हमने डे 42 में पढ़ाए थे लाइव बैच में, जो कि वीडियो करप्ट हो गई। तो हमने अभी सारा एडिटिंग वगैरह करके आपके लिए वीडियो तैयार कर दी है, दूसरे बैचेस से हमने टॉपिक पिक किए और ये रही आपके सामने वीडियो। सो एंजॉय योर वीडियो। तो ये सिंपल तरीका था एरे क्रिएट करने का और एरे को प्रिंट करने का। अब बात ये है कि इस एरे में जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ये बेसिकली जो अंदर वैल्यू भरे हैं उसको बोला जाता है। तो एलिमेंट्स किसने डाला, प्रोग्रामर ने या यूजर ने? प्रोग्रामर ने। हाँ, जब भी आप कोई वैल्यू यहाँ पे कोड लिखने के दौरान राइट करते हैं तो उसको बोला जाता है वैल्यूज गिवन बाय प्रोग्रामर, है ना। भाई जो कोड लिख रहा है वही ना प्रोग्रामर है। हो सकता है प्रोग्रामर ही यूजर हो, लेकिन इस सेंस में हम यूजर उसको बोलेंगे जो सिर्फ कंसोल से वैल्यू देता है, और जो कोड में वैल्यू देता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, बोलना यार हम तो प्रोग्रामर है, हम भी तो कंसोल से देते हैं। कंसोल से अगर आप दे रहे हैं तो आप यूजर बन गए, और कोड में अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो आप प्रोग्रामर बन गए। तो ये किसने दिया, प्रोग्रामर ने, प्रोग्राम। राइट। यस सर। सो डोंट यू थिंक कि हमें यूजर से वैल्यू लेने की जरूरत है? हम यूजर से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब तुम्हें कितना डेटा स्टोर करना है, वो बोलेगा मुझे 100 करना है, तो मैं उसको 100 साइज का एरे दूंगा और फिर वो 100 वैल्यू इंसर्ट करेगा। अगर ऐसा बना है तब ना बढ़िया है। ये क्या हम ही डाल रहे हैं, हम ही प्रिंट कर रहे हैं। ये भी ठीक है अगर आपको स्टैटिक डेटा की जरूरत पड़े, बट हम चाहते हैं कि मैं प्रोग्रामर से वैल्यूज को लूं। चलिए वो भी सीखेंगे, पहले मैं इस कोड को यहाँ ऐड कर लेता हूँ। इसको हम उठाते हैं सीधा यहाँ पे। हाँ, अब हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से हम प्रोग्रामर सॉरी यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ कि प्रोग्राम सिंपल एरे, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रामर लिख देते हैं खाली। अब एक सिंपल एरे हम बनाएंगे जिसमें हम वैल्यू यूजर से लेंगे। तो उसके लिए सिंटेक्स बदलेगा थोड़ा। जावा में अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो बेसिकली एरे में तो आप लिखते हैं न्यू और इंट और ये डब्बल लगाते हैं। ठीक है, ये एरे हो गया आपका। और देन अगर आप यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप यूजर से ये भी पूछेंगे ना कि भाई साहब तुम्हें कितनी वैल्यू डालना है। अगर आपको पता है कि यूजर 5 वैल्यू डालेगा, 100 डालेगा, 200 डालेगा, तो आप लिख दो 100 या 5। तो अगर आपने ये लिखा इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, इसका मतलब कि आपने यहां पे एक एरे बनाया कितने साइज का, 5। हाँ। लेकिन क्या इस लाइन पे उस एरे के अंदर एलिमेंट होगा या खाली होगा? खाली होगा। हाँ, इसमें कोई इस समय कोई एलिमेंट नहीं रहेगा इसमें। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं एरे ऑफ 0 या
इनफैक्ट इसको ही प्रिंट कर लेते हैं ना, ये देखिए कुछ नहीं मिला हमें, सिंपल 0 0 0 0 हमें मिल गया। तो अब हम ये चाहेंगे कि ठीक है भाई साहब, अब उसमें कुछ वैल्यू भरा जाए, प्रोग्रामर से वैल्यू भरवाया जाए। तो उसके लिए पहले तो हम मैनुअली अगर करें तो आप ऐसे कर सकते हैं, एरे ऑफ 0 में 10, फिर एरे ऑफ 1 में 11, एरे ऑफ 2 में 12, एरे ऑफ 3 में 13, एरे ऑफ 4 में 14। ये एक सिंपल और समझाने के लिए मैंने किया। अभी आप देखेंगे तो सारी वैल्यू भर गई एरे में, बट ये अभी भी ये वैल्यूज प्रोग्रामर ने दिया या यूजर ने दिया? प्रोग्रामर ने सर। प्रोग्रामर ने। अब हम यूजर से लेने के लिए यूज कर रहे हैं स्कैनर क्लास। तो न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये इनपुट स्ट्रीम आया और स्कैनर। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले उसे पूछूंगा, भाई साहब एरे की कितनी साइज बनवाना चाहते हो? ये ऑप्शनल है। अगर आपको पता है कि भाई 5 ही एलिमेंट यूजर से लेना है तो आप उससे मत पूछिए, अदरवाइज वो 500 दे देगा। लेकिन अगर आप उससे ही साइज, उससे ही वैल्यू लेना चाहते हैं तो बिल्कुल, तो मैं उससे ही पूछ लेता हूँ, एंटर साइज ऑफ एरे। बंदा एरे का साइज डालेगा, int size is equal to scanner dot next int, ठीक है। और ये साइज उठा के मैं यहाँ ना रख लूं। अब ये साइज ऑफ कितना हो जाएगा, साइज ऑफ n, और n किस कौन देगा, यूजर। तो ये कितने साइज का भाई नहीं मालूम। रन टाइम पे अगर 100 यूजर डाल दिया यहाँ पे तो 100 साइज का एरे बन जाएगा। अब जितने भी साइज का एरे बनेगा उतनी वैल्यू इंसर्ट करना है। तो एरे ऑफ 0 पे कभी करना है, कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी 4 पे। तो आप देख रहे हो कि इन सारे स्टेटमेंट में दो चीजें बदल ली हैं, वैल्यू और इंडेक्स। तो क्यों ना ये काम लूप से कर लिया जाए। तो एक लूप हम बनाएंगे प्रिंट, सॉरी इंसर्ट करने का, और एक लूप बनाएंगे हम प्रिंट करने का। तो इंसर्ट करने का लूप ये हो गया। कहां से कहां तक हम चलेंगे, 0 से लेके लेंथ क्यों फाइंड करना, साइज ही लिख दें यहां पर चलेगा, यस सर। है ना। क्योंकि हम एरे की लेंथ क्यों निकाले, लेंथ तो हम उसको दे रहे हैं ना, यस सर। तो हम साइज ही लिख लिए। अगर यूजर 5 लेगा तो 5 साइज का एरे बनेगा, तो 0 से लेस देन 5 मतलब 0 to 4 चलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। और अब यहाँ पे मुझे अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं करूंगा ARR I इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं पहले से सॉल्व करता हूँ, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना पड़ेगा हमें ना, ताकि पता चले कि कौन से इंडेक्स पे वैल्यू डाली जा रही है। तो मैं लूंगा एंटर एरे ऑफ प्लस I प्लस ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एन इक्वल टू। इसका मतलब समझे क्या प्रिंट होगा, आई इंडेक्सिंग। हाँ, एंटर ARR एंड देन 0 एंड ब्रैकेट बंद होगा। ये इक्वल टू भी मैं अंदर ही डालूंगा, इस तरह से आएगा। एंड देन एरे ऑफ आई, मतलब आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, तो प्रिंट क्या होगा, एंटर ARR ऑफ 0 इक्वल टू। अब मुझसे वैल्यू पूछी जाना चाहिए, तो मैं कर दूंगा स्कैनर, स्कैनर नहीं एस है ना, एस है, तो एस डॉट नेक्स्ट एंड। तो ये मैसेज आएगा, उसके बाद मुझसे वैल्यू पूछी जाएगी, 5 10 15 20 जो भी देंगे वो कौन से इंडेक्स पे गया एरे के, जो 0 से पहले स्टार्ट होगा। तो 0 पे गया। फिर आई की वैल्यू 1 पे प्रिंट होगा, एंटर ARR ऑफ 1, तो एरे ऑफ 1 पे गई। एंटर ARR ऑफ 2, ऐसे जितना भी साइज होगी पूरा एरे भर जाएगा, तो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट। तो ये लूप जब पूरा चल जाएगा तो मेरा एरे फिल हो जाएगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए एक बार रन करके देखते हैं, उसके बाद कोई डाउट होगा तो पूछिएगा।
सबसे पहले बोल रहा है कि भाई बताइए साइज बताइए एरे का, हमने बोला 5, ठीक है। तो जैसे ही 5 हमने डाला होगा, 5 साइज का एरे बन गया। और अब ये लूप कहां से कहां तक चलेगा बताइए? 0 से 4 तक। हाँ, तो एंटर ए आर आर ऑफ 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि आई की वैल्यू 0 होगी। तो ए आर आर ऑफ, ये आई हमने कॉन्कैटिनेट किया है दो स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग ये है डबल कोट वाली, और स्ट्रिंग एक ये है डबल कोट वाली, इनके बीच में आई डाल दिया है, तो ए आर आर ऑफ 0 मिला हमें, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, जो अगर हम डाल देंगे तो एरे ऑफ 0 में होल्ड हो जाएगी। चलो 10 डाल देते हैं। फिर ए आर आर ऑफ 1 11 12 13 14 हो गया 0 से 4 तक। अब जैसे हिट एंटर करेंगे ये लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि 4 तक तो लूप अच्छा। चल गया, और ये फिर प्रिंट वाला हो जाएगा, तो प्रिंट हो गई। तो अब ये बताइए, ये सारी वैल्यू किसने दिया, प्रोग्रामर ने यूजर ने? यूजर ने। यूजर ने। आए भाई साहब, सबको समझ में आया ये फंडा? यस सर। सर जी। ये नेक्स्ट इंट के जगह पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना सर? हाँ, तो यहाँ हमें दो वैल्यूज लेना होगा, अगर स्पेस के साथ तो होगा ना सर उससे ही? दो वैल्यू नहीं, यहाँ पे तो एक एक इंडेक्स पे आप एक ही वैल्यू डालोगे ना, दो वैल्यू कैसे जाएगी? जी वो बस अगर करना होता तो बोलो सर। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, एक इंडेक्स पे एक ही वैल्यू जाएगी, दो वैल्यू जाएगी नहीं। टू ऐसा? डायमेंशनल एरे के बारे में बात नहीं कर रहे हो? नहीं, अगर 2D एरे भी होता तो इंडेक्स दो होते हैं, वैल्यू तो तब भी एक होती। वैल्यू को छोड़ के अगर सिचुएशन बोल रहे सर। अगर एक इंडेक्स पे दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरे में मतलब अगर आप कोई इंडेक्स पे डबल वैल्यू डालना चाह रहे हो तो फिर आपको इनकैप्सुलेशन यूज करना पड़ेगा, जो कि हम आगे सिखाएंगे वो कैसे होगा। डेटा को बाइंड करके डालना पड़ेगा, प्रिमिटिव वैल्यू नहीं जाएगी, दो वैल्यू, एक एक प्रिमिटिव ही जाएगी। तो ये हमारा सिंपल सा कोड हुआ, जिसमें हमने टोटली एकदम यूजर इनपुट लिया है, साइज भी, एरे का साइज से लेकर के सब कुछ यूजर। सर ये 13 नंबर सर नहीं समझ में आया सर, वो प्रोग्राम। 13 नंबर ये वाला? जी जी, ये वाला, ये जो सर इंट एरे करके न्यू ये इंट की है। सिंटेक्स है। इसमें सिंपल, अगर आपको एरे क्रिएट करना है तो आप पहले एरे का टाइप बताएंगे, एरे का नाम बताएंगे, एरे का सिंबल बताएंगे। अब अगर स्टैटिक डेटा लेना है तब तो ये चलता था, डेटा भर देते थे। लेकिन अभी आपको एरे विदाउट साइज क्रिएट करना है, तो न्यू लगा करके आप क्रिएट करते हैं। बेसिकली एरे जो होता है वो इंटरनली एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है जावा में। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, एरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा, एरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा। तो जब आप एक ऐसा एरे क्रिएट करते हैं जिसमें कोई साइज ना हो, तो ये सिंटेक्स जावा फॉलो करती है, न्यू करके फिर टाइप दे करके उसमें साइज देते हैं। मतलब सर ये 11 नंबर पे सर इंट साइज करके सर वहाँ पे साइज का इनपुट लिए हैं, फिर एरे का सर यहाँ पे इनपुट लिए हैं दोबारा, मतलब नहीं, साइज का। कहाँ इनपुट, यहाँ ही इनपुट लिए ना, यहाँ कहाँ इनपुट लिए हैं? हाँ, मतलब फिर एरे में सर मतलब डाटा डालने के लिए हमें हाँ, कितना ये साइज में ये चाहिए। कर दिया इसमें, मतलब अगर अगर ये 5 होगा तो एरे भी अच्छा, 5 साइज में create हो जाएगा। ओके सर। तो ये सिंपल है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा, आप एरे बनाना सीख गए, ठीक है। अभी हम लोग 2D एरे पे आएंगे, बट मैं चाहूंगा कि इसी में हम लोग कुछ अभी खेल खेलें वन डायमेंशनल एरे में। अब एरे में मोस्टली अगर आप एरे से अगर आप सवाल देखोगे तो एरे से प्रॉब्लम्स आती हैं, कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं। आपसे कोई ये पूछने ही नहीं जाएगा कि आप एरे को बना के और डेटा प्रिंट करके बताओ। एरे से कोडिंग प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग प्रॉब्लम तो ऐसे बहुत है, इतनी है कि जिंदगी भर लगाओ खत्म नहीं होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है।
तो यहाँ पे एक सिंपल सा, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, एक एरे है हमारे पास यहाँ पे, देखिए int ARR, और ये है 11 12 13। देखिए मैं आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है टू सॉल्व इवन बिगर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मैं सारे स्टैंडर्ड कोड आपको करा दूंगा, ताकि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास पहले से लॉजिक हो कि हाँ, अगर ये काम करना है तो मैं ये अप्रोच फॉलो कर लूं, वो काम करना है तो वो कर लूं। ऐसा मैं बहुत छोटे छोटे कोड आपको करवाऊंगा लॉजिक बिल्डिंग के लिए। जैसे एक है 11 12 13 14 15। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे एरे के एलिमेंट्स का सम निकालना है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। निकाल लोगे? हाँ सर। और बाकी लोग सादिक के अलावा? चलो यस सर, निकल जाएगा सर। निकल जाएगा ना, फिर भी हम बताते हैं। अगर मेरे को सारे एलिमेंट का सम निकालना है तो हम सिंपल लगाएंगे फॉर लूप। ठीक है, ये हमने लगाया। एंड आप बताएं ये एरे को कहां से कहां तक चलाना पड़ेगा हमें? 0 से 0 4 से लेस देन साइज। तो i लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। ये तो भाई हमने इटरेट कर दिया, मतलब हम इसको बोलते हैं इटरेशन। इटरेशन मींस गोइंग थ्रू ईच एलिमेंट। तो मैं 0 पे गया, फिर 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया। कई बार हम अल्टरनेट इटरेशन भी करते हैं, इस पे जाते हैं, फिर एक छोड़ के इस पे जाते हैं, फिर एक छोड़ के इस पे जाते हैं। तो अभी तो मैं हर एक एलिमेंट पे जा रहा हूं। अब जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी, मैं इस वाले वैल्यू को निकालूंगा और एक काउंट नाम के या सम नाम के वेरिएबल डालूंगा। तो इंट सम इज इक्वल टू 0 हम यहां बना लिए लूप के बाहर। सम की वैल्यू 0 है। अब मैं अगर सम की वैल्यू के अंदर मैं लिख दूं सम प्लस एरे ऑफ i, तो क्या होगा देखो। अब लूप जब ये कोड चलेगा, यहां पे आपका एरे क्रिएट हुआ, सम की वैल्यू कितनी हुई इनिशियली? हाँ भाई, 0 हुआ सर। हाँ इनिशियली सम की वैल्यू 0 है। ठीक है, जब i की वैल्यू 0 हुई, i की वैल्यू जब 0 हुई, यहाँ पे लूप चला हमारा, तो पहले राइट हैंड साइड वाली चीज रिजॉल्व होगी या लेफ्ट हैंड साइड वाली? पहले राइट हैंड साइड वाली। तो सम की लेफ्ट हैंड वैल्यू साइड कितनी, में। सम की वैल्यू कितनी है जब i की वैल्यू 0 पे? सम की वैल्यू 0 है सर। 0 है, 0। तो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखो सम की वैल्यू 0 है। और एरे ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है सर 11 है सर। तो 0 प्लस 11, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई? 11। सर हो गई 11। तो सम की वैल्यू हमारी हो गई 11। तो लूप पहली बार चला तो सम की वैल्यू 11 हो गई, अपडेट हो गई। इसी तरह जब i की वैल्यू 1 होगी तो फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ 1 चलेगा। तो सम की वैल्यू कितनी हो चुकी थी जब? 20। 11 हुई थी सर। हाँ पहले ये से ही। है ना, जब लूप पहली बार जी। चला तो सम की वैल्यू 11 हो चुकी थी। तो अब जी। 11 प्लस एरे ऑफ 1, i की वैल्यू 1 है, जी जी 12 हो 12। जाएगा। तो 11 प्लस 12 हो जाएगा इस बार। कितना आ जाएगा? सर हो जाएगा ये तो 23। फिर i की वैल्यू हो गई हमारी 2, तो होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस i। सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 23। 23 प्लस, और एरे ऑफ 2 की वैल्यू, क्योंकि i की वैल्यू 2 पे है, 13। तो ये हो गई हमारी कितनी? 36 20 30 36 है ना? 36 सर। हाँ, देन i की वैल्यू 3 हुई, लूप चलेगा i की वैल्यू 3 पे भी। तो सम इज इक्वल टू कितनी वैल्यू? 36 प्लस हाँ 14। चलो ठीक है, तो ये कितना हो गया?
50 36 4 40 50, यस सर फिर हो गया आई की वैल्यू 0 1 2 3 लास्ट 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा सम इज इक्वल टू 50 प्लस 15, 50 जी तो ये हो जाएगा हमारा 65। 55। ठीक है, अब ये होने के बाद, जब ये होने के बाद आई की वैल्यू 5 जब होगी तो लूप चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा, तो लूप ब्रेक होगा, लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो लूप से जैसे ही हम बाहर आए, हम इसी सम की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं, खत्म काम, पैसा आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये बेसिकली हमारा सम का लॉजिक हुआ। अच्छा, मान लीजिए मुझे इसी एरे को रिवर्स प्रिंट करना है, कैसे होगा वो? सर इसमें आई इज इक्वल टू सर 4 डालना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट मैं इसको ऐड कर लूं। हाँ चलिए, सम ऑफ ऑल तो हो गया, रिवर्स प्रिंट करने का है। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें रिवर्स प्रिंट करना होता है, तो आप बताएंगे, हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मैं सिस आउट कर दूंगा सम कर प्रिंट करने के लिए, रिवर्स एरे ऑफ आई एंड स्पेस दे देंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे इंडेक्स की वैल्यू? सर ये करेंगे सर 4 से। पर हमें नहीं पता कि भाई लेंथ -1 करेंगे सर। हाँ, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। देन फिर इसका सर कंडीशन बताइए बताइए। से कंडीशन रखना पड़ेगा कि हमारा वो 1 से बड़ा रहना चाहिए, अगर उससे कम रहा तो हमारा लूप टर्मिनेट करना पड़ेगा करके। हाँ, 1 से बड़ा, आई ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर इक्वल टू 0? नहीं, ग्रेटर Equal to देन zero. 0। अच्छा, ग्रेटर देन और- 0 सर। और फिर ये माइनस ग्रेटर देन 0 है तो 0 पे नहीं चलेगा सर। हाँ, यही हम बोलने वाले थे, तब से आपने कोई बोल दिया। इसमें गड़बड़ है, क्योंकि हमें 0 तक जाना है ना, 0 तक। जी जी 0 से पहले तक नहीं जाना है, उल्टा जा रहे हैं, तो हम ऑलरेडी लेंथ से 1 घटा चुके हैं। तो 4 से हमने शुरू किया है, तो 4 से 0 तक जाएंगे, तो इक्वल टू यहाँ ये बस इतना कर देंगे तो आपका हो जाएगा, बस खत्म। तो ये आपका ln हटा लेते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत बार जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सब चीजें आएंगी पिक्चर में। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्स ऑल, ठीक है। देन एक और चीज हम बता करके अपने क्लास को एंड करेंगे आज का। हमें अगर एरे के एलिमेंट की सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो हमें फॉर लूप की जगह इनहैंस फॉर लूप यूज करना चाहिए। ठीक है, हमने बताया, बोला था कि इनहैंस फॉर लूप में आगे पढ़ाऊंगा, याद है आप लोग को? यस आप सर। लोग को अगर याद नहीं है तो हमें हर चीज याद है कि क्या क्या हमने बोली कि आगे पढ़ाऊंगा, मैं कुछ भी छोड़ने नहीं वाला, जो भी मैंने बोल दिया आगे कराऊंगा तो वो आएगी आएगी। तो इनहैंस्ड फॉर लूप, जिसको हम लोग फॉर ईच लूप भी बोलते हैं। क्या लिख रहा हूँ यार मैं? फॉर ईच लूप। इनहैंस फॉर लूप में बेसिकली चीजें आसान हो जाती है। मेरे पास एक एरे है, तो अगर मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है, तो बहुत लफड़ा हो। देखो, इनहैंस फॉर ईच लूप से आप सिंपल प्रिंट करना चाहते हैं, तो कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास यही लूप है। ये लूप डिप्रिकेटेड नहीं है। मान लो कि मेरे को रिवर्स प्रिंट करना है, तो मैं ये लूप यूज करूंगा। मान लो कि मेरे को अल्टरनेट एलिमेंट यूज प्रिंट करने हैं, अल्टरनेट एलिमेंट, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई बता दे मैं? आई प्लस करके हाँ, आई इक्वल टू i+2 कर दे। यस सर ये कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट एलिमेंट मिलेंगे। अब ऐसा अगर कस्टमाइजेशन करना है, तो उसके लिए आपको फॉर ईच लूप नहीं यूज करना है। फॉर ईच लूप ऑटोमेटेड होता है, तो वहां अगर आपको, देखो ये सब चीजें कम जरूरत पड़ती है। जनरली आपको तो सीधा सीधा एरे प्रिंट करना रहेगा ना, सॉल्व करके।
एरे पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया था एरे को प्रिंट मारा। तो अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एरे को प्रिंट करना है तो आपको i इक्वल टू 0, लेस देन, इंक्रीमेंट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करेंगे, आप फॉर लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, एंड यहाँ पे आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक कोलन लगा दें, सिंटेक्स का पार्ट है। अब दो चीज, पहला ये है कि डेटा कहां से निकालना है, तो हमें ARR से निकालना है, वो राइट हैंड से लिख देंगे, सही है ना, ARR से ही डेटा निकालना है ना भाई साहब। यस सर। इसी में से अब दूसरी चीज ये देखना है कि जब मैं ARR से डेटा निकालूंगा तो कौन से टाइप का डेटा मिलेगा, इंट। तो आपको इस कोलन के लेफ्ट हैंड साइड में एक इंट टाइप का कोई भी वेरिएबल बना लेना है, मान लो k, बस हो गया, एंड आप इस k को प्रिंट कर देंगे। होगा क्या, इस ARR से ऑटोमेटिकली 0th इंडेक्स का डेटा निकल के k में आ जाएगा और देन k प्रिंट हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली लूप दोबारा चलेगा, इस ARR से दूसरा डेटा निकल के k में होल्ड होगा और प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली एक एक करके डेटा निकाल करके और ऑटोमेटिकली आपके लूप को बंद भी कर देगा। इसीलिए इसका नाम है इनहैंस्ड फॉर लूप। ऑटोमेट कर दी गई ना, क्या हमने इंक्रीमेंट किया, नहीं किया, क्या हमने कंडीशन चेक किया, नहीं किया, क्या हमने लेंथ वेंथ दिया कि इतने तक चलो, तो क्या यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वगैरह की लफड़ा आ सकता है क्या? नो सर। सीधा सीधा है, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहैंस्ड फॉर लूप। मैं बहुत ज्यादा इसको यूज करूंगा, कभी भी मेरे को कलेक्शन प्रिंट करना होगा आगे चल के या एरे प्रिंट करना होगा, मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि इसको लिखने में यार फालतू की मेहनत है ना। ये वाला int i इज इक्वल टू 0 पहले लिखो, फिर i लेस देन, अब गलती से इक्वल टू कर देंगे तो जान ही लो क्या कांड होने वाला है। गलती से अगर इक्वल टू लगा दिया हमने और यहाँ पे अगर हमने किया है ये वाला काम, ये भी नहीं कर सकते हम, यहाँ पे फिर ब्रैकेट डब्बा डुब्बी लगाना पड़ेगा, इधर आई करेंगे प्लस, लफड़ा है ना, आ जाएगा यहाँ पे दिक्कत। क्यों दिक्कत आया बताए कोई हमें, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इज इक्वल टू वजह से, यस सर। है ना। तो इसलिए इसमें ज्यादा भी लिखना पड़ता है, गलती होने के चांसेस भी यहाँ पे रहते हैं। एक न्यू लाइन के लिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि न्यू लाइन मिल जाए। तो कभी भी अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका लूप यूज करना है, इनहैंस फॉर लूप को यूज करें, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं, कोई कंडीशन चेकिंग नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कुछ आपको ऐसे बॉक्स लगा के वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी, सिंपल हो जाएगा, एरर के चांस खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और अगर कस्टमाइजेशन करना है, रिवर्स करना है, आधा लूप चलाना है, उल्टा चलाना है, अल्टरनेटिव से चलाना है, तो आपके पास ये है। मींस दिस इज नॉट डेप्रिकेटेड, still it is useful, it is also useful, it depends on use, जैसा यूज है भाई वैसा करो। प्रिंट करने का तो ये बेस्ट है, कस्टमाइजेशन करने का है तो ये बेस्ट है। ठीक है, बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये सारा जितना भी हमने काम किया है आज, ये सारा आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लेते हैं तो एक एरे की अच्छी शुरुआत आप लोग की हो जाएगी। एंड देन हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव एरे की। देखो, मान लो मेरे पास एक टास्क है कि मुझे 1000 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो इसके लिए प्रिमिटिव एरे बनेगा या नॉन प्रिमिटिव एरे बनेगा? आप बताएं। प्रिमिटिव बनेगा। सिंपल, अगर हम int ARR एंड इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें अगर हम 1000 दे दें तो काम हो जाएगा, है ना। तो अगर हमें 1000 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है तब तो भाई कोई दिक्कत की बात है नहीं, हम प्रिमिटिव एरे से बना करके काम चला सकते हैं। लेकिन अब मेरे पास कैसा टास्क है, देखो, अब मेरे पास दूसरा टास्क है कि मुझे 1000 स्टूडेंट को नहीं, मतलब 1000 स्टूडेंट के रोल नंबर को नहीं, 1000 एम्प्लॉय
ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है। और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में क्या क्या है? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का एज है, एम्प्लॉय की हाइट है। ठीक है, ये 3 डिटेल्स है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हम कोई ऐसा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसमें हम आईडी, एज और हाइट डाल दें? क्या किसी ऑब्जेक्ट में 3 वैल्यू 4 वैल्यू इंसर्ट की जा सकती है? यस सर। कैसे करेंगे? प्रिमिटिव में पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो हम तो ऑब्जेक्ट का पूछ रहे हैं कि क्या एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में एक आईडी, एक एज और एक हाइट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डाली जा सकती है? तो इंस्टेंस वेरिएबल बना के फिर उसके गेटर सेटर बना के। करेक्ट, जो हम हाँ लोग सर, क्लास बना के, encapsulation- क्लास बना के। हाँ, जो हम लोगों ने सीखा था इनकैप्सुलेशन में। तो आइए हम पहले इधर आते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ से मैं टेस्ट वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। कोई सा भी एक पैकेज उठा लेते हैं, इसमें लॉन्च क्लास पहले से बनी हुई है। अच्छा है, चलिए ये सब पूरा हटाते हैं। मेरे पास टास्क क्या है भाई साहब? मेरे पास टास्क है, मुझे 3 एम्प्लॉय की डिटेल्स स्टोर करना है। 3 एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, तो आइए एक एक एम्प्लॉय की डिटेल को देखा जाए। एम्प्लॉय की डिटेल क्या क्या है मेरे पास? एक है एज, जो कि बेसिकली होगी इंट में। एक है आईडी, जो कि बेसिकली होगी इंट में, या एज में इंट में न लेकर के इसको मैं बाइट में ले लूं। ठीक है ना, बाइट डेटा टाइप एज के लिए यस सर। है ना, क्योंकि बाइट अगर हम लेंगे तो हमारा काम यस सर, यस सर। बाइट, यस सर, 128 तक। हाँ। और एक हमारा हाइट था, तो हाइट के लिए हम ले लेंगे फ्लोट। लोड, ठीक है, लोड। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक एम्प्लॉय के पास 3 डिटेल है, तो इसी तरह एक मान लो ये एम्प्लॉय 1 है। 3 एम्प्लॉय डिटेल्स हमने लिखा है, हम ऐसे लिख देते हैं एम्प्लॉय 1 डिटेल। ठीक है, इसी तरह कुछ डिटेल एम्प्लॉय 2 के पास भी होगी, इसी तरह कुछ डिटेल एम्प्लॉय 3 के पास भी होगी। है ना, इस तरीके से सिनेरियो कुछ होगा। या मैं इसको यहाँ से उठा के पेंट में समझाऊं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पेंट ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि मेरे पास 3 एम्प्लॉय हैं और हर एम्प्लॉय के पास आप देख रहे हैं कि 3 अलग अलग डेटा टाइप है ना। तो क्या एक एम्प्लॉय की डिटेल को हम एरे में स्टोर कर सकते हैं? अगर हम इंट टाइप का अगर एरे बनाएं तो क्या इसमें एज और हाइट आएगा? हाइट आएगा इसमें? नो सर। तो हाइट तो गड़बड़ा जाएगा, फ्लोट में है। तो Yes. यहाँ पे हम बनाए क्या भाई? फ्लोट टाइप का एरे बनाए, क्या बनाए? तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? बाइंड। हम इन डेटा को क्या करेंगे? इनकैप्सुलेट कर देंगे। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट में इनकैप्सुलेट कर देंगे? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में। ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में इनकैप्सुलेट कर देंगे। एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और कंस्ट्रक्टर से भेज देंगे वैल्यू। यस सर। या ऐसे कर लेते हैं, आईडी, एज और हाइट। ठीक है, आईडी, एज और हाइट। अब ऐसा ही हमने इसको बना लिया एक E1। ठीक है, E1 बना लिया, और इसी तरह सेम हम दूसरे एम्प्लॉय के लिए बना लेंगे E2। ठीक है, E2 ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और इसी तरह अपने तीसरे वाले के लिए हम बना लेंगे E3। तो 3 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास, बताइए। यस सर। 3 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बन गया।
तो ये दूसरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की डिटेल हमने बाइंड कर दी, डेटा बाइंडिंग कर दिया यहाँ पे, और तीसरे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का भी हमने यहाँ पे डेटा बाइंडिंग कर दिया। तीनों का मैं एरो लगा देता हूँ, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब मेन खेल देखिए। अब आप मुझे बताएं कि एम्प्लॉय के पास अलग अलग डेटा टाइप था, दूसरे एम्प्लॉय के पास भी अलग अलग डेटा टाइप था, तीसरे एम्प्लॉय के पास भी अलग अलग डेटा टाइप था, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको बाइंड किया, ठीक है, तो इस E1 का टाइप क्या है? अब एम्प्लॉय, और इस E2 का टाइप, एम्प्लॉय, इस E3 का। एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमारे पास पहले अलग अलग डेटा टाइप थे, अब मेरे पास क्या सिमिलर डेटा टाइप आ गए? यस सर। अगर एम्प्लॉय के अंदर देखा जाएगा, E1 को अगर हम पकड़ेंगे, ठीक है, E1 को अगर हम पकड़ते हैं तो इसके अंदर जो डेटा होगा वो तो डिसिमिलर है ना। यस सर। के अंदर तो भाई रैम में डेटा स्टोर्ड है, वो तो अलग अलग है, वो तो हम आप भी समझ रहे हैं कि वहां पे भाई एक इंट स्टोर होगा, एक एक बाइट स्टोर होगा, एक इंट स्टोर होगा, एक फ्लोट स्टोर होगा। लेकिन हमें उससे क्या मतलब, हमें कौन सा डेटा टाइप से डील करना है? एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय। है ना। अब अंदर क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है भाई। जब हम किसी चीज को इनकैप्सुलेट करते हैं तो बाहरी खोल से मतलब होता है हमें। फोन चलाते Yes, हैं sir. हम, तो फोन के अंदर के हार्डवेयर से क्या मतलब होता है? हमारी भाई स्क्रीन सही दिखनी चाहिए बस। टच करें तो टच काम करना चाहिए, बटन काम करना चाहिए, साउंड अच्छा आना चाहिए। अभी अंदर कैसे बना है, क्या है, उससे क्या मतलब, है ना। तो कहीं ना कहीं ये तीनों का टाइप सेम हो गया। अब अगर मुझे तीनों एम्प्लॉय की डिटेल एक जगह रखनी है, एक जगह स्टोर करके, तो मैं किस टाइप का एरे बनाऊंगा? क्योंकि एरे में ही मल्टीपल डेटा डाला जा सकता है, तो हम एम्प्लॉय टाइप का एरे बना लेंगे। एम्प्लॉय ERR इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, और ये हमका साइज हम कर देते हैं 3, ठीक है, ये हो गया। तो अब जिस तरीके से हम इंट एरे बनाते थे तो सिर्फ उसके अंदर इंटीजर वैल्यू डाल पाते थे, इंट वैल्यू डाल पाते थे। अगर हम एम्प्लॉय टाइप का एरे बनाए हैं तो इसमें क्या डाल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का डेटा। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, अच्छा। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, मतलब हम E1 डाल सकते हैं। तो हम अगर हमें ऐड करना होगा तो ERR ऑफ 0 पे हम ऐड कर सकते हैं किसको? E1 को। ERR ऑफ 1 पे हम ऐड कर सकते हैं E2 को। इसी तरह ERR ऑफ 2 पे हम ऐड कर सकते हैं E3 को, है ना। तो Yes, अब sir. ये करने से मेरा मेरा पूरा का पूरा ये जितना तीनों एम्प्लॉय का डेटा था, क्या वो एक वेरिएबल ERR में नहीं आ गया? Yes, sir. है ना, पूरा का पूरा आपका डेटा यहाँ पे आ गया। तो आपका कंप्लीट डेटा आपने एक जगह रख दिया। यही तरीका होता है डेटा को स्टोर करने का। ये सबसे अच्छा तरीका है डेटा को स्टोर करने का। आपके पास एक एम्प्लॉय का जितना भी डेटा है उसका आप एक पैकेट बनाइए। चलिए भाई, पैकेट रेडी हो गया। दूसरे एम्प्लॉय का जितना भी डेटा है उसका भी एक पैकेट बनाइए। तीसरे एम्प्लॉय का जितना भी डेटा है उसका भी एक पैकेट बनाइए। 3 छोटे छोटे पैकेट बन गए। अब इन तीनों को एक एरे बड़े पैकेट में डाल दीजिए, खत्म। तो सर बेसिकली हमने ये ऑब्जेक्ट्स का एरे बना लिया। हाँ, ऑब्जेक्ट का एरे बना लिया, करेक्ट। बट सर जहाँ पे एम्प्लॉयज अगर बहुत सारे हो गए तो फिर कैसे होगा काम? तो इसी तरह स्टोर करते रहेंगे हम लोग लूप लगा करके। अगर आपने मैनुअली क्रिएट किए हैं ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे, तब तो आप लूप लगा करके स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप रन टाइम पे डिटेल फिल कर रहे हैं तो वो भी लूप लगा के हो जाता है, हाँ, वो बन मतलब ये जाता है। ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन E1 E2 ये लूप लगा के हो जाता है। हाँ, ये लूप लगा के हो जाता है। अभी हम कर लेते हैं वो काम, देखिए 3 एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, आइए हम लोग वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे क्योंकि हमें डेटा बाइंड करना है। तो यहाँ पे यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय।
ये बन गया। और हालांकि देखा जाए तो ये वाला ही एरे बहुत ज्यादा यूज होता है, नॉन प्रिमिटिव एरे। कलेक्शन वगैरह में हम कभी इंट, फ्लोट ये सब बहुत रेयरली स्टोर करेंगे, जनरली हम ऑब्जेक्ट्स ही स्टोर करेंगे। अभी धीरे धीरे वो चीज आपको समझ में आएगी। तो प्राइवेट इंट, सॉरी प्राइवेट बाइट आईडी एंड प्राइवेट इंट एज एंड प्राइवेट फ्लोट हाइट, ये बना दिया हमने। क्यों बना रहे हैं हम ये क्लास, कोई बताए? एम्प्लॉय के लिए डेटा ब्लूप्रिंट गेट निकालना करने था। के लिए। हाँ, डेटा को बाइंड करने के लिए ना। यस सर। हाँ, डेटा बाइंडिंग करने के लिए, बेसिकली इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए। तो ये हो गया। अब इनमें अगर फर्स्ट टाइम वैल्यू डालनी है तो कैसे डालेंगे? कंस्ट्रक्टर। गेटर। हाँ, कंस्ट्रक्टर से। यस सर। तो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करना है तो कंस्ट्रक्टर से। अगर हम कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज ना करें, सेटर से डालें तो क्या समस्या आएगी? वो वैल्यू अपडेट होती है। हाँ, पहले डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होगी फिर अपडेट होगी, तो वो हम प्रोसेस नहीं चाहते। हम चाहते हैं मेरी वैल्यू से हो। एंड गेटर सेटर भी बना लेते हैं कि अगर मुझे अपडेट करना हो तो सेटर करेंगे और चाहिए होगा तो गेट कर लेंगे। ये आपका बन गया, ठीक है, नॉर्मल क्लास आपकी बन गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिस आउट करूंगा कि भाई साहब आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय स्टोर करना है, 2, 5, 10। तो एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपको चाहिए स्टोर, मतलब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय आप स्टोर कराना चाहते हैं। तो वो डालेगा इंट काउंट इज इक्वल टू, स्कैनर बना लेते हैं हम, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्कैनर से नेक्स्ट एंट कर लेंगे। तो हमें मिल गया भाई, काउंट मिल गया कि भाई वो बंदा, कहीं से म्यूट कर ले, नॉइज आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय आप ऐड करना चाहते हैं हमने दे दिया। अब अगर हम 5 एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हैं तो एरे का साइज कितना होगा? 5। तो हम एक एरे बना लेंगे एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय कॉम डॉट मिनअप 1 है ना, एम्प्लॉय ER कर लेते हैं, एम्प्लॉय एरे इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे हमने दे दिया काउंट, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन अब हमें अपना एम्प्लॉय का डेटा निकालना है और बाइंड करके इस एरे में डालना है। देखिए, सबसे पहले हम एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालेंगे, मतलब यूजर से मांगेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सिस आउट करवा लेंगे, एंटर आईडी है ना, एंटर आईडी, एंटर एज, एंड हो जाएगा एंटर हाइट। अब तीनों वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। तो बाइट आईडी इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट बाइट। इसी तरह एज के लिए हम ले लेंगे पेंट, सॉरी उल्टा कर दिया ना हमने, आईडी बाइट में लेना चाहिए था ना, सॉरी एज बाइट यस चाहिए था ना, सर। यस सर। यस सर। हमने गड़बड़ी कर दी यहाँ पे थोड़ा। यहाँ पे पेंट में क्या लिखा था हमने, एज बाइट में लिखा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो एज ही गया। होती है। तो ऐसे कर लेते, अब ऐसे किए हैं तो आपको पूरा ये, गलत हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कहाँ हम लिखने वाले हैं, ये तो खटाखट लिख जाएगा। गेटर सेटर सेलेक्ट ऑल जनरेट और कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने।
कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, तो ये ठीक हो गया। तो क्या गड़बड़ी हुई थी, हम आईडी का टाइप इंट रखना चाहते हैं, यस इंट आईडी इज इक्वल टू नेक्स्ट इंट, और बाइट हम एज का रखना चाहते हैं, तो हम कर लेंगे इसको बाइट एज इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट बाइट। देन हाइट हम फ्लोट में रखना चाहते हैं, तो हमने कर लिया फ्लोट हाइट इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लोट। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, यूजर से एक एक वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि भाई 3 वैल्यू है, तीनों का टाइप अलग अलग है, तो मैं पहले इनका टाइप सिमिलर करूंगा। टाइप सिमिलर कैसे हो सकता है, बाइंड करने से, बाइंड करके डेटा बाइंड कर देंगे तो उस यस टाइप एम्प्लॉय हो जाएगा। तो हमने क्या, न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यू भेज दिया। ये सुपर में हटा रहा हूं क्योंकि अभी आप सुपर नहीं जानते, तो ये कंस्ट्रक्टर में आया और कंस्ट्रक्टर से इंस्टेंस वेरिएबल में चला गया। तो ये हमारा, इसका टाइप हम कर लेते हैं एम्प्लॉय, रेफरेंस का नाम E1। तो क्या ये मेरे तीनों डेटा इस E1 में होल्ड हो गया, फाइंड हो गया, यस और इसका टाइप एम्प्लॉय है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इस E1 को हम इस एरे में डाल देंगे, ठीक है। तो ERR ऑफ 0 में हम डाल देंगे E1 को, तो मेरे एरे में चला गया। यस सर अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए अगर हमें तो नहीं पता ना कि बंदा कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय डालेगा, यस हमें तो पता नहीं कि कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय डालेगा। जब हमें नहीं पता कितना एम्प्लॉय, मतलब बंदा कितना एम्प्लॉय ऐड करना चाहता है, तो हम कितना ऑब्जेक्ट बनाए ये भी कंफर्म नहीं है ना, यस सर लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एरे तो एक ही रहेगा, यस सर तो हम यहाँ पे लूप लगा देंगे। कितनी बार लूप चलेगा, जितने काउंट की वैल्यू है ना। यस सर जितनी बार वैल्यू पाएगा। हाँ, तो मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ, इंट i इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, i लेस देन काउंट कर लिया एंड i प्लस प्लस कर लिया। इस एरे को भी इटरेट कर सकते थे यार, पर काउंट ही लिख दे रहे हैं हम, और ये हमने यहाँ बंद कर लिया। अब बहुत ध्यान समझिएगा। अब अगर मान लो कि हम 5 या हम 3 एम्प्लॉय को ऐड करना चाहते हैं, तो काउंट की वैल्यू हम 3 डालेंगे। यस सर काउंट की वैल्यू अगर हम 3 डालेंगे तो एरे की साइज भी 3 होगी। तो लूप कहाँ कहाँ चलेगा, इंडेक्स बता दें हमें। 0 1 2 हाँ, 0 1 2 पे चलेगा। तो अब हम जब आईडी लिए, एज लिए, हाइट लिए, उसको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डाले, तो पहला एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एरे के कौन से इंडेक्स पे जाएगा, 0 पर। 0 की जगह हम आई लिख दे तो काम नहीं हो जाएगा, यस सर क्योंकि अभी आई की वैल्यू तो 0 ही है। यस सर फिर लूप जब दोबारा चलेगा, ठीक है, लूप दोबारा चलेगा तो एक नई आईडी, नया एज, नया हाइट, और इस E1 में एक नया ऑब्जेक्ट आ गया। अलग अलग रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप अब E1 E2 E लिख दें। अब इस E में एक नया ऑब्जेक्ट आ गया, तो पुराना ऑब्जेक्ट कहाँ गया, पुराना गार्बेज कलेक्शन। नहीं गार्बेज कलेक्टर नहीं, पुराना ऑब्जेक्ट एरे के पास 0 पर है वो। AR 0 यस हाँ, गार्बेज कलेक्टर तब जाएगा जब वो एरे एकदम ही नकारा हो जाएगा। यस सर अभी एरे ने उसको थाम के रखा हुआ है। तो इस एम्प्लॉय को, ऑब्जेक्ट को, मतलब पहला जब आई की वैल्यू 0 पे जो था, वो वाला एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एरे में गया। अब जब लूप दोबारा चला, आई की वैल्यू 1 जब आएगी, तो एक नया डेटा आएगा और एक नया ऑब्जेक्ट फिर से तैयार होगा, और वो ऑब्जेक्ट फिर से हमने ई में होल्ड कर लिया, और फिर नया ऑब्जेक्ट कौन सी लोकेशन पे गया, एरे के 1 पे, फिर इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट और 2 पे। तो इस तरीके से हम कितना भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। प्रथम समझ में आया ना अभी लूप वाला किस्सा।
या आप पूछ रहे थे? हाँ जी सर, हाँ जी सर। बस अब ये आप लूप लगा दिया, आपका पूरा डेटा स्टोर हो गया, ठीक है। अब सर हम उसके ये बाद बस ये बचाने के लिए थोड़ा सा स्टोरेज और वो बाइट यूज कर रहे हैं ना, वैसे हम इंट भी यूज कर सकते हैं ना एज पे। करेक्ट, बस उसका डेटा टाइप का जो साइज होता है वो कम होता है, इसलिए यूज कर रहे हैं बाइट को। देन इसके सर बाद हम लोग क्या करेंगे, अब स्टोर हो गया, चलिए प्रिंट करके देखा जाए कि स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या मामला है इसका। तो प्रिंट करने के लिए हम कैसे किया जाए, हम लोग तो फॉर ईच लूप यूज करना चाहेंगे हम यहाँ पे। फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप में दो चीजें देखनी पड़ती है। सिंटैक्स क्या होता है बताया, कोलन लगा लेते हैं और दो चीजें हम देखते हैं, निकालेंगे कहां से और मिलेगा क्या। अच्छा तो निकालना कहां से है, ERR ERR, तो राइट हैंड साइड में ERR लिख देंगे। मिलेगा क्या ERR के अंदर, वैल्यू डाली है ये, हाँ क्या क्या वैल्यू डाली है, क्या मिलेगा, एम्प्लॉय टाइप की एम्प्लॉय वालू डेटा डाला। मिलेगा। हमें आईडी एज हाइट नहीं मिलेगा। आप देखिए, एम्प्लॉय का नंबर मिलेगा। हाँ हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट का वो रेफरेंस मिलेगा पूरा का पूरा, क्योंकि हम यहाँ पे एरे में क्या डाले थे, आईडी एज हाइट या एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का रेफरेंस है ना, तो Employee। एम्प्लॉय डाले थे, तो वही मिल जाएगा हमें। उसका टाइप एम्प्लॉय रहेगा, हम एम्प्लॉय में होल्ड कर लेंगे। तो फॉर ईच लूप क्या करेगा, आपके एरे से 0th इंडेक्स वाला ऑब्जेक्ट उठा करके इस ई में रख देगा। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट इस ई में है तो इसमें से डेटा कैसे निकाला जाए, आईडी एज हाइट, ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया तो डेटा नहीं निकाल लेंगे गेटर से, यस सर, यस सर। तो बस सिस आउट मार दीजिए, ई डॉट गेट आईडी, इसी तरह सारा कर लेते हैं हम, गेट आईडी, गेट एज एंड हाइट। हाइट, ये हो गया। अब इसी तरह फिर ERR से 1 इंडेक्स वाला ऑब्जेक्ट निकलेगा, 1 इंडेक्स वाला ऑब्जेक्ट इस ई में होल्ड हो जाएगा, फिर 1 इंडेक्स वाला डेटा निकल जाएगा, गेट हो जाएगा। समझ गए ना, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डेटा फेच हो जाएगा आपका। तो इस तरह से नॉन प्रिमिटिव में रियल टाइम में डील होता है। अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा, प्रोडक्ट का डेटा, कोई भी डेटा आपके पास होगा तो उसको आप पहले बाइंड कर लेंगे, ताकि एक प्रोडक्ट का डेटा एक ऑब्जेक्ट में आ जाए, एक एम्प्लॉय का डेटा एक ऑब्जेक्ट में आ जाए। फिर इसी तरह अगर और भी एम्प्लॉय आने वाले हैं तो उस एम्प्लॉय को आप एरे में डाल के अपना डेटा एक जगह सेव करके रख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। इसको और हम एनहांस कर सकते हैं जब हम कलेक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि हम यूजर से पूछ रहे हैं कि भाई कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि एरे की साइज फिक्स होती है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि भाई बताओ, अगर 3 बताओगे तो हम 3 साइज के एरे बताएंगे, 300 बताओगे तो 300 साइज के एरे बताएंगे। मान लो अगर बंदे को नहीं पता कि मुझे कितना डेटा डालने का है, तो उसके लिए हम कलेक्शन में वो काम करेंगे। कलेक्शन रिसाइजेबल होता है। खैर, तो जहां तक हम लोग जितना पढ़े हैं उतने पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, हमने एक प्रोजेक्ट भी आप लोग को बनवाया था, याद है शुरू में प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी, जिसमें वाइल लूप का मेन्यू वगैरह बनाया था। यस सर, यस सर। अब उसका टाइम आ गया है उसको वापस से छेड़ने का। सर इसका आउटपुट थोड़ा समझ नहीं आया सर, इसका कुछ। इसका आउटपुट अभी आने तो दीजिए। सर इसका स्क्रीनशॉट लगा देना उसमें। हाँ लगा देंगे। तो रन किया हमने यहाँ पे, और चलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमने डाल दिया 3। ठीक है, 3 डाला नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो काउंट की वैल्यू हुई 3, एरे बना साइज 3 का। लूप चला, आई की वैल्यू 0 पे। ठीक है, तो आईडी, एज और हाइट अब एंटर मारा जाए। आईडी मैंने डाला 11, एज मान लो 18, हाइट मान लो 5.5। ठीक है, एंटर किया हमने। तो अब जैसे ही एंटर किया होगा हमने, तो एक एरे बना होगा, और सॉरी एक ऑब्जेक्ट बना होगा, और वो एरे में होल्ड भी हो गया होगा। अब लूप दोबारा चल रहा है,
तो नई आईडी 12, नया एज 19 और नई हाइट 5.6, ये हो गया। फिर से नया 12, नया एज 20 और हमने लिखा 5.7। इसके बाद एंटर करेंगे तो क्या होगा बताइए ये 2 बार सेम, जी। ये 2 बार सेम दे सकते हैं, बंद सेम हो वैल्यू। जाएगा, बंद हो आईडी, जाएगा। हाँ अतुल जी सही बोल रहे हो, लूप तो बंद हो जाएगा क्योंकि 3 डेटा हम डाल चुके हैं। अनीस क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जैसे इंट आईडी सेम रख दी तो उससे कोई इशू तो नहीं होगा? वो मैंने हम गलती से डाल दिया, लेकिन इशू होगा नहीं क्योंकि हम कौन सा यहाँ पे प्राइमरी किया है, ये डेटाबेस हाँ, थोड़ी हाँ है, जी, हाँ जी, सॉरी, ओके, ओके, ठीक है। है ना। तो डेटाबेस होता है एक्चुअल में, तो वहां पे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बट यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, गलती से हमने डाल दिया, कोई बात नहीं। चलिए आइए एंटर किया जाए, प्रिंट होना चाहिए। तो क्या मेरा सारा डेटा प्रिंट हुआ है निकल के फॉर ईच लूप से? देख लीजिए, ये पहले का, ये दूसरे का एंड तीसरे का, ठीक है ना अतुल? यस सर, यस सर। अब बताइए कि कोई कुछ पूछ रहा था, कुछ डाउट? यस सर। हाँ क्या डाउट है आपका, बताइए तो हम बात करें सर इस सर इसमें जैसे काउंट आपने जैसे कि यहाँ पे 3 लिया, पे। 3 लेने के बाद सर इसका एम्प्लॉय का जो साइज हो गया सर 3 हो गया, ठीक है। तो सर इसका इंडेक्स में 0 1 2 सर मतलब अब ऐसे चलेगा। तो यहाँ सर फॉर लूप लगा के सर यहाँ पे जो प्रिंट किए ये इंटर नीचे आईडी, वाला? हाँ नहीं नहीं यही सर मतलब हाँ 16 नंबर ये पे प्रिंट सर। किया, ठीक है, ये प्रिंट किया, हाँ। जी, फिर इसके बाद आईडी का सर इंटर मारे, फिर इसके बाद हो गया एज का, इसका पूरा डाटा सर यहाँ पे ई एम्प्लॉय में सर आया ना ये। पूरा डेटा ई में बाइंड मार दिया। फिर ई के बाद जो सर नीचे सर किए हैं, इसका ई का डाटा सर एरे में सर चला गया ये पूरा का पूरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ही जी जी एरे के 0th लोकेशन, आई की वैल्यू 0 रहेगी ना, जी जी। तो 0th इंडेक्स पे पूरा ऑब्जेक्ट चला गया। अच्छा, इसी हिसाब से फिर मतलब ऐसे चलता रहेगा सर। फिर एरे के 1 पे एक ऑब्जेक्ट, एरे के 2 पे एक ऑब्जेक्ट, अच्छा ओके सर। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ एरे ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। अब उसमें से हम फॉर ईच लूप लगा के निकाल लिए डेटा, तो इसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव एरे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट डाल देते हैं एक। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि 1 डायमेंशनल एरे में यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। थोड़ा बहुत हमने 1D एरे में कुछ खेल भी खेला, ठीक है। एंड आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि नॉन प्रिमिटिव एरे क्या होता है, और यही हमने पढ़ाया था डे 42 में, जो आपने पूरा अभी देखा है। डे 43 भी करप्ट हो गया, 2 वीडियो हमारी करप्ट हो गई, 42 एंड 43। तो डे 43 को भी मैं इसी तरह एडिट करके आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हमने मल्टी थ्रेडिंग के टाइप्स, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे के टाइप्स बताए थे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, ये हमने समझाया था। तो वो भी वीडियो करप्ट हो गई, तो कोई बात नहीं, मैंने दूसरे बैचेस में ये चीज़ सेम चीज़ पढ़ाई है, तो डे 43 भी मैं इसी तरह आपको बना के दूंगा। एंड डे 44 से रिकॉर्डिंग करप्ट नहीं हुई है, तो आप प्रॉपर बैच की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। हालांकि ये भी सेम ही चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो मैं 43 भी जल्दी अपलोड करता हूँ।